और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। तो टॉपिक डाल लीजिए, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। मैं यहाँ पे कुछ चीजों को लिखता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। मैंने किया लॉग, और यहाँ लिख दिया मैंने विंडो। ठीक है भाई। मैंने एक और लॉग किया, इसको लिख दिया दिस। मैंने यहाँ पे लिखा लॉग और ए, और मैंने यहाँ पे एक टेस्टिंग फंक्शन को कॉल किया, जबकि मैंने इसको बनाया नहीं है। ठीक है। मैंने लिखा आपका वैर ए इक्वल टू में 10। ओके। और उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे फंक्शन टेस्टिंग, और कॉल करके लॉक किया मैंने आपका यहाँ पे टेस्टिंग। जो मैंने अभी कोड लिखा है इसको ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या क्या लिखा, विंडो। दूसरे में क्या लिखा, दिस। तीसरे में लिखा ए। फोर्थ में कॉल किया टेस्टिंग को। उसके बाद मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसकी वैल्यू असाइन करी। उसके बाद मैंने टेस्टिंग को कॉल किया, सॉरी टेस्टिंग को डिक्लेयर एंड डिफाइन किया। ठीक है भाई, क्लियर? एक सेकंड रुकना। ओके भाई, तो हमने ये सारे काम किए। अब देखते हैं क्या हो रहा है। अगर आप नोटिस करोगे, इसका आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। क्या? सबसे पहले आपको मिलेगा विंडो ऑब्जेक्ट, उसके बाद मिल रहा है आपको विंडो ऑब्जेक्ट, देन मिल रहा अनडिफाइंड एंड देन टेस्टिंग। अगर आप यहां देखो, मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूं, और इसको यहां देखो, तो यहां पे इसका आउटपुट क्या आ रहा है, विंडो आ रहा है। इसका आउटपुट क्या आ रहा है, दिस का विंडो आ रहा है। इसका आ रहा है अनडिफाइंड। मैंने वेरिएबल तो बाद में डिक्लेयर किया ना, एरर आना चाहिए था, पहला केस। दूसरा, मैंने टेस्टिंग को पहले ही कॉल कर लिया, मैंने बाद में फंक्शन डिक्लेयर एंड डिफाइन किया। यहाँ पर भी एरर आना चाहिए, लेकिन जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है, टेस्टिंग आ रहा है ना भाई? क्लियर कह रहा हूं मैं? ठीक है। अगर आप इस सिनेरियो को देखो, तो हमें यहाँ पे कुछ चीज सीखने को मिलेगी। सबसे पहली बात, अनडिफाइंड आया तो कैसे आया, सबसे पहला क्वेश्चन राइज होता है। और दूसरा क्वेश्चन राइज होता है कि भाई यहाँ पे ये लॉक कैसे हो गया, है ना भाई? इसी चीज को समझने के लिए हम यूज करते हैं ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। जो ही ये आपको आउटपुट दिखा रहा है, ये आपको दिखा रहा है आउटपुट कौन, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है भाई, अब उसको समझते हैं। अब मैं यहां पे इसकी जगह लिख लेता हूं आपका विंडो ऑब्जेक्ट। इसकी जगह आ गया था क्या, विंडो ऑब्जेक्ट। और इसकी जगह आ गया था आपके पास अनडिफाइंड। और इसकी जगह क्या आ गया था, टेस्टिंग। ठीक है भाई, इसको समझना है। तो जब कभी भी आप, कोई भी आपका एज अ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, वो बिहाइंड द सीन्स ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की मदद से हो रहा है। ठीक है। अब इसके लिए मैं बनाता हूं एक बॉक्स। इसको कहते हैं जीईसी, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। जब कभी भी आप जीईसी के साथ काम करोगे तो इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है आपका कोड, सॉरी मेमोरी फेस, इसको मेमोरी फेस कहते हैं, और इसको कोड फेस कहते हैं। तो हमारे पास दो फेजेस होते हैं, मतलब ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में दो फेजेस होते हैं। एक होता है मेमोरी फेस, एक होता है कोड फेस। ये दो फेजेस आपके पास अवेलेबल है। ठीक है। मेमोरी फेस का काम होता है, जितने भी ग्लोबल वेरिएबल्स हैं उनको मेमोरी एलोकेट करना, जितने भी फंक्शंस हैं उनका डिस्क्रिप्शन जो है वो किसी वेरिएबल में थ्रू स्टोर करना। ठीक है भाई, इनका ये काम होता है। और कोड फेज होता है,
जब आप कोई एग्जीक्यूट करते हो ना, तो आउटपुट जो आता है वो कोड फेस के थ्रू आता है। जो आपको यहाँ पे लॉक करने में आउटपुट आ रहा है ना, ये इसका अंदर का डिस्क्रिप्शन कॉल हो रहा है, ये आपका कोड फेज में होता है। ठीक है भाई, क्लियर? मेमोरी फेज वो फेज होता है जो आपको मेमोरी एलोकेट करने में मदद करता है। ठीक है, मान लो ये जो आपको दिख रहा है, इसमें जो मेमोरी मिली होगी, उसको मेमोरी असाइन हुई होगी, वो आपका मेमोरी फेज में होता है। कोड फेज में क्या होता है? जब वैल्यू एलोकेट होती है, जो वैल्यू उसको मिलती है। ठीक है, जो चीज मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना। सबसे पहले आपका विंडो ऑब्जेक्ट है, ये विंडो जो आपको मिल रहा है, ये पहले से इसमें डिफाइंड है। ठीक है, तो यहां पर इसको डायरेक्टली विंडो ऑब्जेक्ट मिल जाता है। नहीं तो भाई इसको क्या मिलता? अनडिफाइंड। कुछ ऐसा कुछ आता है ना भाई, कुछ ना कुछ तो एरर आता। ऐसी आपका दिस है, दिस को भी यहां पे विंडो ऑब्जेक्ट असाइन हो जाता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट है ये, आपको दिक्कत नहीं है, आप इधर लिखो या इधर लिखो, बात एक ही है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली पहले से ही असाइंड हो जाता है। या समझो कि यहां पे इसे कुछ नहीं मिल रहा था, समझो यहाँ पे इसको कुछ नहीं मिल रहा था, यहाँ पे लिख लो विंडो, और यहाँ पे से ब्लैंक ऑब्जेक्ट मिल रहा था, तो दिस को भी यहाँ पे क्या मिल रहा था? ब्लैंक ऑब्जेक्ट मिल रहा था। ठीक है भाई, यहाँ पे ये समझो। उसके बाद जो आपका वेरिएबल है ए, जो कि मैंने वैर से डिक्लेयर किया है, अभी कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, आउटपुट नहीं आया है, अभी जो आप यहाँ पे लिख रहे हो ना, विंडो दिस ए, ठीक है, इसको क्या मिला? मेमोरी मिल रही है। तो जब कभी भी आप किसी भी वेरिएबल को वैर से डिक्लेयर करते हो, तो हमेशा उसको मिलता है अनडिफाइंड। किसी भी वेरिएबल को वैर से डिक्लेयर करते हो तो उसे मिलता है अनडिफाइंड। ठीक है, वैर से डिक्लेयर करने पे। उसके बाद जो फंक्शन है, जो फंक्शन आप, फंक्शन कीवर्ड की नॉर्मल जो फंक्शन है, अगर आप उसको बना रहे हो, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन होगा इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट इसके अंदर चला जाता है। पूरा डिस्क्रिप्शन इसके पास चला गया। ठीक है भाई, पूरा डिस्क्रिप्शन किसके पास चला गया? इसका पूरा डिस्क्रिप्शन इस की के पास चला गया, टेस्टिंग नाम से। इसीलिए जावास्क्रिप्ट को बोला जाता है, ये बेसिकली वर्क करता है ऑब्जेक्ट में, जो भी काम करता है ऑब्जेक्ट बेस पे काम करता है। तो सबको ये क्या बना रहा है? की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर, राइट? अब जब कोड फेस आएगा तो उसको वैल्यू मिलेगी। तो विंडो क्या मिल गया? विंडो ऑब्जेक्ट। दिस को क्या मिल गया? विंडो ऑब्जेक्ट। ये बाय डिफॉल्ट है। अगर आप कहीं पर भी क्लास को छोड़ के, क्लास को छोड़ के कहीं पर भी दिस लिख दो, हमेशा विंडो ऑब्जेक्ट मिलेगा। चाहे आप सॉरी, वो सॉरी उसमें नॉर्मल फंक्शन को छोड़ के, जो कि आपका ऑब्जेक्ट है उसको छोड़ के। ठीक है, वहां पे आपको फिर फ्लैट एरर फंक्शन देखो तो वहां पे विंडो मिलता है। आप कहीं पर भी लिखो नॉर्मल फंक्शन जो कि ऑब्जेक्ट के अंदर यूज कर रहे हो, दूसरा आप जो क्लास यूज कर रहे हो उसको छोड़कर कहीं पर भी लिखो, विंडो ऑब्जेक्ट मिलता है। ये इसीलिए मिल रहा था फ्लैट एरो फंक्शन में विंडो ऑब्जेक्ट, बिकॉज क्योंकि उसको पहले से असाइन होता है। ठीक है, उसके बाद ए को, ए यहां पे एग्जीक्यूट हुआ है, पहले ए एग्जीक्यूट हुआ, देन आपका डिक्लेयर और डिफाइंड हुआ है। तो ए को क्या मिला? यहां पे क्या वैल्यू थी? अनडिफाइंड, इसलिए अनडिफाइंड प्रिंट हुआ। ठीक है भाई, ये आउटपुट आया विंडो ऑब्जेक्ट, ये आया विंडो ऑब्जेक्ट, ये कॉल किया। ठीक है, तो यहां पे एरर नहीं आया, क्योंकि उससे पहले क्या मिल गया था? अनडिफाइंड, मेमोरी के टाइम पे, मेमोरी फेस में उसे मिल गया था ना अनडिफाइंड। उसने कोई वैल्यू असाइन तो नहीं करी, वैल्यू असाइन कोड फेस में होगा, इसीलिए उसे ए में आपको अनडिफाइंड दिख रहा था, आउटपुट आ रहा था। अगर मैं इसी को इसके ऊपर लिख देता, तो मेमोरी फेस में अनडिफाइंड, कोड फेस में पहले क्या होता? ए की वैल्यू 10 होती, तो पहले 10 जाता, फिर उसके लॉक कर दो तो ए की वैल्यू 10 आती, क्योंकि वैल्यू क्या हो चुकी है? चेंज हो चुकी है। ठीक है भाई, अब इस वाले को देखो,
ये जो आपने टेस्टिंग लिखा है, इसकी डेफिनेशन मेमोरी फेस में मिल गई थी, है ना भाई? इसीलिए यहां पर टेस्टिंग आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि डेफिनेशन मिल चुकी थी और आपने कॉल किया था। कॉल होने पे इसका अंदर कोड एग्जीक्यूट होगा, इसीलिए आपको यहां पे लॉग हो गया था। ठीक है, क्लियर है? जब कभी भी नॉर्मल फंक्शन यूज करते हो तो उसको पहले कॉल करो, डजंट मैटर, वर्क कर जाता है। इसको कहते हैं हॉइस्टिंग। इसको क्या कहते हैं? हॉइस्टिंग। आपने डिक्लेयर एंड डिफाइन बाद में किया, कॉल पहले कर दे रहे हो, यूज पहले कर दे रहे हो, इसको कहते हैं हॉइस्टिंग। क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? हॉइस्टिंग क्या होता है? क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर है भाई, हॉइस्टिंग क्या होता है? किसी भी वेरिएबल या किसी भी फंक्शन को बाद में डिक्लेयर और डिफाइन कर रहे हो, कॉल पहले कर दे रहे हो, वैर के केस में और नॉर्मल फंक्शन के केस में एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको हम हॉइस्टिंग कहते हैं। मैं साफ कह रहा हूं, वैर और नॉर्मल फंक्शन। ठीक है भाई, क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर है? जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान रखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्चुअली में कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है वो ये बता रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर? रुक जा भाई, पहले मैंने क्या लिखा, वैर और नॉर्मल फंक्शन, अभी खत्म नहीं हुआ ये अभी। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। ये समझ में आया कि ये एग्जीक्यूट कैसे हुआ और आउटपुट कैसे आया? ठीक है भाई, क्लियर है? अकॉर्डिंग टू ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। अब मैंने क्या किया, इसको मैं क्लियर करके इसको बनाता हूं, इसको कट किया और इसको बना लिया वैर, ऐसा कुछ। क्या बन गया है? फंक्शन एक्सप्रेशन। सिंपल सी बात है। अब आउटपुट देखते हैं। अब क्या आ रहा है? एरर। क्यों आ रहा है इसको भी समझते हैं। ठीक है भाई, टेस्टिंग इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है भाई, ये एरर ये आ रहा है, परफेक्ट है, ये भी आ रहा है परफेक्ट है। दिक्कत अब यहां पे नजर आ रही है। ठीक है भाई, अब हम इसको भी समझते हैं ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की मदद से, बस इसी को समझेंगे क्योंकि बाकी तो समझ में आ गया था हमें। तो यहाँ पे कोड फेस, ये मेमोरी फेस हो गया और ये कोड फेस हो गया। जब कभी भी कोई भी वेरिएबल होता है, अकॉर्डिंग टू वैर, अगर आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो वैर से, तो उसको क्या मिलता है? तो यहां पे क्या आएगा? अनडिफाइंड। ठीक है भाई, अब जब ये कॉल होगा तो टेस्टिंग के पास क्या था? अनडिफाइंड। और अनडिफाइंड को कॉल कर रहे हो तो एरर तो आएगा ही, है ना भाई? इसीलिए यहां पे एरर आ रहा था, इसीलिए यहां पे एरर आ रहा था, बिकॉज यहां पे क्या मिल रहा था उसे? अनडिफाइंड। क्लियर? डन। इसीलिए एरर आ रहा था। अगर आप अनडिफाइंड को कॉल करोगे, फंक्शन थोड़े ना वो, उसमें तो कोई वैल्यू असाइन की ही नहीं है। अगर आप नॉर्मल फंक्शन बना दे तो पूरा फंक्शन का ब्लॉक चला जाता और आपका एग्जीक्यूट हो जाता। लेकिन अगर आप किसी भी फंक्शन को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हो तो होस्टिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चाहे आप यहाँ पे फ्लैट एरो फंक्शन बनाओ, चाहे आप यहाँ पे फंक्शन एक्सप्रेशन बनाओ, होस्टिंग सपोर्ट करता है नॉर्मल फंक्शन में। ठीक है भाई? क्यों भाई? क्योंकि आप वेरिएबल पे बना रहे हो और वेरिएबल पे क्या आएगा वैर के केस में? अनडिफाइंड। ठीक है, तो फंक्शन कॉल नहीं कर सकता, उसको डिफाइन ही नहीं हो रहा, कुछ वैल्यू नहीं मिल रही, दैट्स वाई वो एरर आ रहा था। क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर कि एरर क्यों आ रहा था? तो नोट करके लिख लीजिएगा, होस्टिंग सपोर्ट करता है ओनली इन नॉर्मल फंक्शन। होस्टिंग सपोर्ट क्या करता है? नॉर्मल फंक्शन के लिए वर्क करता है। फंक्शन एक्सप्रेशन हो या एरो फंक्शन हो, डजेंट मैटर, उस पर वर्क नहीं करेगा।
ठीक है भाई। होस्टिंग नॉर्मल फंक्शन पे, जो नॉर्मल फंक्शन है उस पे वर्क करता है। आपका फ्लैट एरो फंक्शन हो गया हो, और आपका कौन सा है फंक्शन एक्सप्रेशन, इस पे ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है भाई, क्लियर। एक बार मैं आपको फ्लैट एरो फंक्शन भी करके दिखा देता हूं। ठीक है भाई, वर्क नहीं करेगा। चलो भाई, हमने इतना समझा। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ लिया। नॉर्मल वैर के केस में समझ लिया और फंक्शन के बारे में समझा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसी को मैं कॉपी करता हूं और कमेंट किया, और यहां चलते हैं और पेस्ट करते हैं, और इसकी जगह में मैं लिख दूंगा लेट। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये तो पता चल गया ना हमें। अब इसको हटा देते हैं, अब इन दोनों को भी हटा देते हैं। अब मैंने क्या किया है, लेट से किया। ठीक है भाई, चलो आउटपुट देखते हैं। कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। यहां पे कुछ अटपटा आया ना, कुछ अजीब सा आया आपका बस आउटपुट। चलो इसको डिस्कवर करते हैं। जब कभी भी आप लेट या कॉन से, वैर से नहीं, लेट या कॉन से अगर आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, अभी जो ये आप देख रहे हो ना, ये सारे ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल की बात नहीं कर रहा मैं, उसका बात का अलग टॉपिक है। लेकिन अगर आप किसी भी नॉर्मल जो आपके पास वेरिएबल है, नॉर्मल जो फंक्शन है, मैंने उसकी बात करी है अभी, क्लास के अंदर का फंक्शन की बात नहीं करी। आपके पास किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल है उसकी बात नहीं करी, क्लास के अंदर वेरिएबल की बात नहीं करी। वो तब एग्जीक्यूट होगा जब उसका कॉल होता है। ठीक है भाई, जब आप उसका इंस्टांस बनाओगे तब वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, चलो अब ये मेमोरी फेज था और ये आपका कोड फेज था। जब कभी भी किसी भी वेरिएबल को आप लेट या कॉन से डिक्लेयर करते हो, डिफाइन करते हो, और उससे पहले उसको कॉल करते हो, तो एग्जीक्यूट क्यों नहीं होता। मेमोरी फेज के अकॉर्डिंग लेट ए बनेगा, ये तो मिलेगा इसको, वेरिएबल तो मिलेगा ही। उसके बाद इसको जो मेमोरी एलोकेट, जो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी ना, वो मिलेगी अनइनिशियलाइज्ड। क्या मिलेगी, अनइनिशियलाइज्ड। इसीलिए वहां पे एरर आ रहा था। ठीक है, और जब अनइनिशियलाइज से इनिशियलाइज होगा कब, कोड फेस में, ए की वैल्यू यहां पे होगी ना 10। राइट भाई, यहाँ पे अनडिफाइंड नहीं आता, लेटर कॉन्स के केस में अनडिफाइंड नहीं आता, अनइनिशियलाइज आता है। अब कोई क्वेश्चन पूछेगा सर, मैंने यहाँ पे इतना लिखा था उसके बाद लॉक कर रहा था तो मुझे अनडिफाइंड मिल रहा था, उस केस में आपको अनडिफाइंड मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने उसे कॉल कर लिया तो उस केस में आपको एरर मिलेगा, बिकॉज उसके पास उस टाइम पे कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई। लेकिन अगर आपने यहाँ पे छोड़ दिया, अगर आपने कोई वैल्यू असाइन नहीं करी, तो इस केस में आपको मिलेगा अनडिफाइंड। ठीक है भाई, वैर के केस में मेमोरी फेस में उसे अनडिफाइंड मिल रहा था, लेटर कॉन्स के केस में अनडिफाइंड तब मिलता है जब आप कोई वैल्यू असाइन नहीं करोगे वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद। ठीक है भाई, और वो कोड फेस में मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलता। ठीक है भाई, क्लियर है। अब यहां से यहां तक के बीच में, मेमोरी से कोड फेज में मेमोरी एलोकेट होने तक के जो बीच के स्पैन को कहते हैं टेम्परल डेड जोन। टेम्परल डेड जोन, ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है। व्हाट इज मीन बाय टेम्परल डेड जोन। जो टेम्परल डेड जोन होता है, वो फेज होता है जब मेमोरी असाइन होती है और जब वैल्यू उसमें एलोकेट होती है, उस बीच के पूरे स्पैन को हम कहते हैं टेम्परल डेड जोन। ठीक है भाई, ऑनलाइन में क्लियर भाई।
ऑनलाइन में क्लियर। तो यहाँ पे अनइनिशियलाइज मिलता है। इनिशियलाइज कब होगा? जब कोड फेज में आएगा। उससे पहले ये आपको कोड आपका इनिशियलाइज नहीं होता। ठीक है भाई। इसीलिए लेट कॉन्स्ट एरो फंक्शन, आप अगर वैर से फंक्शन एक्सप्रेशन बनाते हो तो ये आपके होस्टिंग सपोर्ट नहीं करता। होस्टिंग सपोर्ट कौन सा करेगा? जो आपके पास नॉर्मल फंक्शन होगा और वैर से किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया। ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये आपके पास है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। जो ये वर्क कर रहा है, ये आपका जो ग्लोबली आपका वेरिएबल क्रिएट हुआ है और ग्लोबल जो फंक्शन है उसकी बात की है मैंने भाई। ठीक है, क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर। और अगर आपने ग्लोबल में कोई ऑब्जेक्ट क्लियर डिक्लेयर किया है तो उसकी बात करी मैंने। ठीक है, और किसी की बात अभी मैंने नहीं करी है। क्लियर? अगर मैं यहां पे कोई ऑब्जेक्ट क्लियर करता हूं और मैं इसकी जगह पे मैं वैर करता हूं, पहले वैर करके दिखाता हूं, और यहां पे मैं कोई ऑब्जेक्ट लिख रहा हूं, फर्स्ट नेम जॉन। आउटपुट देखोगे तो क्या आ रहा है? अनडिफाइंड, क्योंकि वैल्यू असाइन अभी नहीं हुई है। ठीक है, यहां पर क्या अभी अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि मेमोरी एलोकेशन के टाइम पे इसको अनडिफाइंड मिलेगा। बट अगर आपने लेट लिख दिया तो यहां पे आएगा एरर, क्योंकि ए को उससे पहले डिक्लेयर करने से पहले इनिशियलाइज नहीं, हमने ऐसा वो कर कॉल नहीं कर सकते। क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर। यही एक वजह है जो कि अनडिफाइंड आने का कारण था। और मैंने आपसे बोला था जितने भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट उनको अनडिफाइंड असाइन होता है। वो करने वाला कौन है? ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, जब तक वो मैं आपका कोड फेस में नहीं आता तब तक वो वैल्यू असाइन नहीं करता। क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर भाई। डन, आगे बढ़े। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हम बाद में देखेंगे, वो टॉपिक आएगा क्लोजर में, अभी नहीं। ठीक है, क्लियर? तो ये था आपके पास ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, इसमें कैसे कैसे वर्क होता है। इसमें हमने एक चीज को पढ़ा, होस्टिंग। होस्टिंग किसको सपोर्ट करता है, किसको सपोर्ट नहीं करता, वो मैंने आपको बताया। ठीक है भाई, चलो। नेक्स्ट टॉपिक आपका है स्प्रेड ऑपरेटर, रेस्ट ऑपरेटर। रेस्ट को हम एक बार देख चुके हैं, बस यहाँ पे मैं हल्का फुल्का बताऊंगा रेस्ट को, क्योंकि मैंने रेस्ट को पहले बता दिया था इन डी स्ट्रक्चरिंग। राइट, क्लियर है? यहाँ पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा स्प्रेड को, लिख लीजिएगा इसको। तो एक चीज समझ नहीं आती, जैसे कंसोल करते हैं तो मैंने भी वही क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट रहा है उसमें सर। हम कोई भी जैसे कि स्ट्रिंग पास करते हैं तो सर उसको वैल्यू कैसे असाइन है? कंसोल को, कंसोल डॉट लॉग को। यस।
जब तुम किसी फंक्शन को कॉल करते हो ना, तो उसमें आर्ग्यूमेंट पास करते हो, राइट? तो कंसोल डॉट लॉग है ना, लॉग एक फंक्शन है, तो आर्ग्यूमेंट पास कर रहा है। उसको प्रिंट करने के लिए उसका इंटरनल मेथड है, लॉग इज अ इंटरनल मेथड, वो प्रिंट करता है कंसोल में जाके। इट मींस मतलब नहीं वो असाइन ऐसा नहीं उसमें असाइन थोड़ा ना होता, उसमें लॉग हो रहा है, उसमें प्रिंट हो रहा है बस, बस प्रिंट कर। और कुछ काम नहीं करता हूँ। और कोई डाउट भाई? क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर भाई? स्टार्ट करें? लिख लिया? ऑनलाइन में सबने लिख लिया भाई? चलो, सबसे पहले रेस्ट को देख लेते हैं। रेस्ट को हमने पहली बार कब देखा था? डिस्ट्रक्चरिंग में, राइट भाई? क्या काम करता था रेस्ट? एरे में एरे रिटर्न करता, और प्रिंट कर देता, और भाई कोई? कोई नहीं है भाई? दो तीन ही है बस? बाकी कोई पढ़ नहीं रहा? ऑनलाइन में कोई भाई? पढ़ नहीं रहा भाई तू? नरदेव रावत? बाकी किसी को आता नहीं है ऑनलाइन में, जितने भी हो? आयुषी चौहान, आलोक गौतम, अनूप, आर्यन, आर्यराज, जितेंद्र सिंह, मोहम्मद शाहरुख, प्रद्युमन, रंबोल यादव, ऋषभ, सौरभ कुमार। भाई आप लोग पढ़ नहीं रहे हो? तो रेस्ट ऑपरेटर क्या होता है? हमने क्या किया था रेस्ट ऑपरेटर से? क्या अचीव किया था? तो पहले एरे कन्वर्ट करता था, जैसे कि वो कोई मान लीजिए हमने दो तीन वेरिएबल जैसे दो तीन वैल्यू ली। तो जैसे कि जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक 10 20 30 40 50, तो मान लीजिए कि सपोज मुझे 20 के बाद से मुझे उसको एरे में कन्वर्ट करना है, तो हमने एक वेरिएबल मतलब थ्री डॉट लगा के ठीक है, एरे कन्वर्ट करना परफेक्ट है, वो बस एरे करने के लिए होता है। उसको ऑब्जेक्ट कॉपी और ठीक है, बिल्कुल सही। अगर हम बात करें रेस्ट ऑपरेटर का, तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कंबाइन करना। अगर सिंगल सिंगल वैल्यूज आपको मिल रही है, तो उसको कंबाइन करना, ये इसका टास्क होता है। मेनली रेस्ट का काम यही होता है, कंबाइन करना, यही काम होता है, सिंगल सिंगल वैल्यू को कन्वर्ट करना, या तो एरे में या तो ऑब्जेक्ट में। जो रेस्ट ऑपरेटर होता है, वो मेनली एरे में कन्वर्ट करता है, ऑब्जेक्ट में डीस्ट्रक्चरिंग की मदद से करता है कन्वर्ट। नहीं तो ये फोर्सफुली अगर बात करें, ये एरे में ही कन्वर्ट करता है। क्लियर? जरूरी नहीं है कि मैं इसको एरे में यूज करूंगा, ये डीस्ट्रक्चर में ही यूज करूंगा इस रेस्ट ऑपरेटर को। रेस्ट ऑपरेटर को मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ।
अगर आपने पढ़ा हो, कहाँ गया हमारा एडवांस डेटा टाइप? ये क्या है? ये रेस्ट ऑपरेटर ही है। ये आपका रेस्ट ऑपरेटर ही है। ये क्या कर रहा था? हमने क्या किया, यहाँ पे हम मल्टीपल वैल्यूज पास कर रहे थे ना, इसको ये क्या कन्वर्ट कर रहा था, एरे में। ये काम कर रहा था ये। इसका रियल टाइम एग्जांपल देखते हैं जो आप यूज करना चाहोगे। मेरे पास एक फंक्शन है, एडिशन। ठीक है भाई। और मैंने लिखा ए कॉमा बी, और लॉक किया ए प्लस बी को। मैंने यहां पे क्या किया, कॉल किया, 10 कॉमा 20 लिखा। आउटपुट में आपके पास क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, परफेक्ट है। लेकिन फ्यूचर में आपने बोला कि मैं यहाँ 2 से ज्यादा वैल्यू दो, तो मैंने यहाँ पे एक और वैल्यू दे दी 30, तो आउटपुट क्या आ रहा है, तब भी 30 आ रहा है। आना क्या चाहिए था, 60। ये नहीं हो पा रहा है। ये इसलिए क्यों नहीं हो पा रहा है, बिकॉज अगर आर्गुमेंट पहला है तो पहले पैरामीटर में जाएगा, ये वाला इस पे जाएगा। तीसरे वाले के लिए आपने कोई बनाया नहीं, पहला केस। दूसरा केस ये है कि भाई मान लो आपने तीसरा ही बना लिया, ए प्लस बी प्लस सी हो गया, तो आपको यहाँ पे 60 मिल गया। कल को कोई और मानस आया, उसने एक और कॉमा लगा के 40 लिख दिया, है ना भाई। तो आपको खुद नहीं पता कि आर्गुमेंट कितने हो सकते हैं। एन नंबर ऑफ आर्गुमेंट हो सकते हैं भाई, इस केस के अकॉर्डिंग। तो क्या किया जाए, तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि हम इसको रेस्ट ऑपरेटर में कन्वर्ट कर दें, ताकि आप जितने भी वैल्यूज आप यहाँ पास करो, 1 लाख 2 लाख 10 लाख जितने भी करो, वो आपको सिंगल एरे के अंदर मिल जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ क्या करूंगा, एक इसको कट कर लेते हैं। इसको कट करके मैं बना ट्रिपल डॉट ए आर्ग्स लिख लिया, और यहाँ पे आर्ग्स लिख लिया। तो आप जितनी वैल्यू पास करोगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एरे में। और एरे का सम निकालना बहुत इजी। मैं लिखा लेट सम इक्वल टू में 0, फॉर ऑफ लिख लेते हैं क्योंकि एरे है, वैल्यू, और यहां पे लिख दो आप सम, सॉरी आर्ग्स, इसको लिखना था 0, और यहां लिख दूंगा सम प्लस इक्वल टू वैल्यू। अब इसको लॉक किया, आपका सम। आउटपुट देखोगे क्या आ रहा है, 60। अब मैं यहाँ पे मान लो मैं 2 वैल्यू देता हूं, तो आपको 30 मिल रहा है। मैंने यहाँ पे 50 आपको और वैल्यू ऐड कर दी, लेट्स से, सबका सम हो क्या आ रहा है ना, क्लियर। तो जो आपको यहां में मिल रहा था ये वाला पार्ट, अगर आप इसको देखो, कहा गया एडवांस डेटा टाइप, हाँ, जो आप देख रहा था ये पूरा कन्वर्ट हो रहा था एक एरे में, जैसे यहां पर हो। फिर फॉर लूप चल रहा था, फिर वो काम कर रहा था, ये काम कर रहा था एग्जैक्टली exactly। और ये जो आपको देख रहे हो ये आपका रेस्ट ऑपरेटर है। ठीक है, क्लियर भाई। और जो आप यहाँ पे रेस्ट ये यूज कर रहे थे, आई गेस मैंने यहाँ पे यूज किया था डिस्ट्रक्चरिंग, डिस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट असाइन, हाँ, रेस्ट ऑपरेटर मैंने यहाँ पे यूज किया था। ये आपका एरे और ये आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ किया था, है ना। तो अगर आप नोटिस करो, जो रेस्ट ऑपरेटर होता है उसमें वैल्यू असाइन होती है, उसमें क्या होती है, वैल्यू असाइन होती है। मतलब ये इक्वल टू के पहले आए, यहां से वैल्यू यहां जाएगी ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे वैल्यू असाइन हो रही है, जब असाइन हो रही है तो वो कन्वर्ट कर रहा है या तो ऑब्जेक्ट या तो एरे में। बाय डिफॉल्ट अगर आप इसको देखोगे तो ये किस में कन्वर्ट कर रहा है, एरे में। ठीक है भाई, क्लियर है।
ऑनलाइन में क्लियर भाई? तो एक छोटा सा एग्जांपल था रेस्ट ऑपरेटर का। क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? ठीक है। इसमें सर हमने ऑनलाइन को भी किया था, इसमें नहीं बताया। ये क्यों नहीं हो पाएगा वो रीजन बताऊंगा आगे, फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है भाई? क्लियर है? इसको लिखो, फिर आपको मैं स्प्रेड बताता हूँ। आज काफी कम आ गए, 12 ऑनलाइन है, बाकी अपने आप को देख लो कितने आए हैं। 10। ऐसे कैसे? और अगर आज मैंने रिमूव मार दिया, ठीक है, है तब भागते हुए आएंगे। तो अब तक पढ़ रहे हैं। भाई मैं सच्चाई बताता हूँ, मेरा काम है सच्चाई बताना। जैसे अभी हाल देखा था ना डॉट नेट वालों का, वो हाल फिर यहाँ पर भी हो जाएगा अगर मैंने लेजीपन दिखा दिया तो। मैं नहीं चाहता कि भाई यहाँ पे अगर 100 में से 10 बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो लिटरली पढ़े अच्छे से। मेरा ये रहता है, क्योंकि उन्हीं 10 बच्चे अगर वो चले गए तो मेरा नाम बन जाएगा कि हाँ भाई इन्होंने पढ़ाया। बाकी तो भाई बाकी 90 में से 50% तो मुझे गाली देंगे। उनका काम है गाली देने का, वो तो मुझे पता है। जिसको लिटरली पढ़ना होता है ना, वो पढ़ता है, चाहे वो किसी भी ट्रेनर से पढ़े। जिसको मजे लेने हैं वो तो लिटरली लेता है। डन भाई? भाई देखो, असाइनमेंट से बाहर भागोगे, चलो तुमने नहीं किया, मैंने कुछ थोड़ा ना तुम्हें किया, चाकू मार लिया हो, क्या तुम्हें उल्टा सीधा बोल दिया हो। तुम नहीं करोगे, यहाँ नहीं कर रहे हो, कंपनी में कैसे काम करोगे फिर? वहां पे एक साथ 3 3 प्रोजेक्ट दे देते हैं हाथ में, लो करो। फ्राइडे में आप इतने तो नहीं इतने तो नहीं होते भाई उसमें। मान बात ये है, सिंपल सी बात है, अगर तुम दूर भागो किसी किसी भी चीज से तो दूर भागते रह जाओगे। भाई मैंने करके देखा है, मुझे पता है। रुला देते हैं भाई राइट घुसते ही। कुछ तो लोग ऐसा होता है रोने लग जाते हैं, यार इससे बड़े मेरे घर घर का अच्छी थी, इससे बड़े पहले जो जॉब कर रहा था मैं। रो पड़ता है इंसान। बोलने वाली बातें होती है कि बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई हम जाके वहां पे डेवलप कर रहे हैं। मेरा भाई है, अकाउंटेंट है, कजन नहीं है, दोस्त समझ लो मेरा। हम बचपन में पढ़े हैं साथ में, वो अकाउंटेंट है। उससे पहले वो स्टार्टअप पे काम कर रहा था, मतलब सीए के अंडर में काम कर रहा था, तो चिल था। जब मन करता बाहर जाता, सुट्टा मारता, जब मन न कर रहा खाना पीना चले गया। अब कॉर्पोरेट में चला गया, रात को 2 2 बजे तक काम कर रहा हो। ठीक है। और ऊपर से अब कॉर्पोरेट में ये सीन है कि तुम्हारे पास, तुम्हें सुनना है, तुम्हारी गलती हो या ना हो, तुम्हारा सीनियर तुम्हें भड़केगा, क्योंकि उसके ऊपर भी कोई भड़कने वाला है। कुछ चमकाएगा तुम्हें, कुछ भी कर लो। तो कह रहा था परसों भाई, मैं कहा तो अभी नया नया धूला है आईटी में भाई, वो सॉरी कॉर्पोरेट में, क्या होता है मुझे पता है, वो पॉलिटिक्स खेली जाती है। तो तुम्हें लगता होगा ना कि मजे लेंगे वहां पे, कुछ नहीं होता मजे वाले। कंपनी बोल दी तो गद्दा बिस्तर अपन देंगे, खाना हम देंगे, यही रहो। ऐसा भी टाइम आएगा। कंपनी वर्क फ्रॉम होम से, बहुत बहुत सारी कंपनी जो है वर्क फ्रॉम होम देती है। बहुत सारी कंपनी साफ ना नो कह रही है। जो नो कह रही है ना, वो तुम्हें रगड़ेंगे। सिंपल। मेरा भाई है, मेरा भाई है कजन, वो कर रहा है। लेकिन क्या है, सैलरी के नाम पे क्या क्या करोगे तुम? तुम्हारा तो कन्वेंस तो लग नहीं रहा, तो क्या बढ़ाएंगे तुम्हारी सैलरी? हाँ। मेरा मेरे एक सीनियर है, उनका 34 लाख का पैकेज है।
एनकोरा में मस्त घर में बैठे हैं, चिल कर रहे हैं। तो भाई, लेकिन भाई तुम्हारा वो ऐसा नहीं है, कल को अगर तुम्हें कोई दिक्कत आ गई ना, तो सीधा फोन आएगा रात को 2 बजे भी। ठीक है भाई, काम कर। घर बैठने का नुकसान भी फायदा भी है। मेरे भैया थे, वो स्टार्टिंग में रात को 12 12 तक बैठे रहते थे। मीटिंग कब कर रहे हैं? रात को 11 बजे। अब बताओ क्या करें, क्लाइंट यूएस में बैठा हुआ है, करनी पड़ेगी। होता है भाई, दर्द होता है। उसी चीज को प्रिपेयर करो अपने आप को। चलो बात करते हैं स्प्रेड की। स्प्रेड ऑपरेटर भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है जैसा आपके पास क्या है, आपका रेस्ट होता है। इसमें भी ट्रिपल डॉट ही होता है, इसमें भी ट्रिपल डॉट है, इसमें भी ट्रिपल डॉट है। फर्क ये है, रेस्ट होता है कंबाइन करने के लिए होता है, स्प्रेड होता है एक एक वैल्यू खोलना। ठीक है ना? मतलब समझो, पहले मैं एरे में समझाता हूं आपको। लेट लिखा मैंने एक एरे, 10 20 30 40 एंड 50। अगर मैं इसको लॉक करूं एरे, आउटपुट क्या आएगा? दिस वन, है ना भाई? अब इसके आगे लगा दो ट्रिपल डॉट, A, B, C, D लिखो, वेरिएबल। ऐसा बन गया ना? तो इसने एक एक वैल्यू को ओपन कर दिया, अलग अलग कर दिया। इसको कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। रेस्ट का काम होता है कंबाइन करना, स्प्रेड का काम होता है एक एक वैल्यू को अलग करना, जो कंबाइन हो रखा उसको। इसका मतलब ये होता है। क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? इसका यूज हम कहाँ करते हैं? स्प्रेड का यूज करते हैं हम कॉपी करने के लिए। स्प्रेड का यूज कहाँ करते हैं हम? कॉपी करने के लिए। कैसे? मान लो, लेट एरे 2 लिखा, इक्वल टू मैं स्क्वायर ब्रैकेट लिख दूं, या फिर ऐसे लिख दूं एरे, और लॉक किया मैंने यहां पे एरे, और लॉक किया एरे 2। अगर आप इन दोनों को देखोगे तो वैल्यू सेम आ रही है, राइट? ये दोनों क्या है, अभी सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहे होंगे, बिकॉज ऑफ रेफरेंस टाइप। मुझे क्या करना है, इसके एक एक एलिमेंट को कॉपी करना है। ठीक है? उसके लिए आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, इसको बनाओ स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके आगे लगा दो ट्रिपल डॉट। ये क्या करेगा, एक एक वैल्यू को ओपन करेगा और एरे में कन्वर्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है भाई? और आपको आउटपुट सेम ही मिलेगा। फर्क क्या है? मैं यहां पे अब लिखता हूं एरे 2 डॉट पुश, और यहां लिख दिया 16। ठीक है भाई? ये हो गया। अगर ये दोनों सेम को पॉइंट कर रहे होते तो भाई दोनों में वैल्यू 60 60 होती। यहाँ पे 60 किसको हुई है? एरे 2। ठीक है? उसके बाद एक और फायदा, अगर आपको लगता है कॉपी करने के बाद लास्ट में जाके मैं कोई और वैल्यू ऐड कर दूं, तो वो कर सकते हो आप, कुछ भी वैल्यू ऐड कर दो। ठीक है? सबसे पहले क्या करेगा, ये एरे की जितनी भी वैल्यूज हैं उसको कॉपी करके एक एरे में कन्वर्ट करेगा, उसका इंडेक्सिंग बनाएगा, इंडेक्स बनाएगा। उसके बाद आप चाहो तो जितनी वैल्यू पास करनी वो भी कर सकते हो। ठीक है? इसका ये फायदा है, और इसको बहुत यूज करते हैं हम रिएक्ट में, एंगुलर में बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। जो स्प्रेड ऑपरेटर होता है उसका मेनली पर्पस होता है कॉपी करना। ठीक है भाई? और कुछ नहीं। क्लियर है? लेकिन रेस्ट इधर की तरफ होता है, वो इधर की तरफ होता है। ठीक है? इधर नहीं होता। अगर आप इधर की तरफ लिख रहे हो वो स्प्रेड है, इधर की तरफ लिख रहे हो वो रेस्ट है। ठीक है? इधर की तरफ वो क्या करेगा, कंबाइन करेगा। इधर की तरफ वो क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है। ये खोलने में मदद कर रहा है, एक एक वैल्यू को निकालने में मदद कर रहा है। ये आपका कंबाइन करने में मदद कर रहा है, जो भी वैल्यू आपको यहां से मिलेंगे उसको कंबाइन करने में मदद कर रहा है। ये फर्क होता है भाई, और इसको हम बहुत यूज करते हैं।
बार बार थोड़ा ना ऐसे करते रहेंगे हम। ठीक है भाई, क्लियर है? लिख लीजिएगा इसको। फिर उसके बाद में आपको पढ़ा, दूसरा टॉपिक है आपका ऑब्जेक्ट का, उसको भी बताओ। इक्वल टू के बाद जो अगर आप ट्रिपल डॉट लिख रहे हो, वो आपका क्या है? स्प्रेड। इक्वल टू के पहले वाला जो है वो रेस्ट है। ये फर्क है दोनों में। एक का काम है कंबाइन करना, एक का काम है अलग अलग करना। ठीक है भाई, वैल्यू को इंडिपेंडेंट बनाना। ऑनलाइन में क्लियर भाई? डन भाई, आगे बढ़े। ऑनलाइन में आगे बढ़े भाई। लिख लिया? अब इसी चीज को स्प्रेड ऑपरेटर से करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट में करते हैं सेम चीज को। अगर मुझे ऑब्जेक्ट में स्प्रेड ऑपरेटर यूज करना है तो कैसे करेंगे? लेट लिखा मैंने ऑब्जेक्ट, इक्वल टू में करली ब्रैकेट, फर्स्ट नेम जॉन। चलो मुझे इसे कॉपी करना है, ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है। तो कितने तरीके हैं हमारे पास? ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के कितने तरीके हैं? रेस्ट। एक रेस्ट हो गया, और स्प्रेड छोड़ दो। चलो स्प्रेड भी हो गया, और फॉर ऑफ यूज कर, फॉर ऑफ में ऑब्जेक्ट कभी वर्क नहीं करता। फॉर फॉर इनका, और भाई इन हाउ मेनी वेज यू कैन कॉपी द ऑब्जेक्ट? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और भाई कौन, बताओ बताओ। और एक नॉर्मल वेरिएबल साइन करके फिर उसमें वो उसका पास कर देंगे। तो कैसे भाई? जैसे कि लेट ऑब्जेक्ट लिखा, हाँ, मैं लेट ऑब्जेक्ट इक्वल टू वो लिखा, तो मैं दूसरा नाम दे दूंगा, फिर उसमें उसका वो जो वेरिएबल है उसमें पास कर दूंगा। वो असाइन होता है वहां पे, एड्रेस असाइन होता है, और क्लोन नहीं होता, कॉपी नहीं होता। बताओ भाई, क्वेश्चन है, पूछ सकता है भाई इंटरव्यूअर। शैलो कॉपी, डीप कॉपी, चलो एक काम करो, शैलो कॉपी और डीप कॉपी कैसे करोगे आप, ये तो बता दो फिर। शैलो कॉपी का एग्जांपल और डीप कॉपी का एग्जांपल लिख के बता दो। आगे सन, नीलबटे सन्नाटा हो रखा है, ऐसा क्यों? घर पे पढ़ नहीं रह गया कि बर्तन वर्तन धोने पड़ते हो घर पे? हाँ भाई, वो तो भाई लगा पड़ा है भाई, तुम बताओ अपने। ऐसा क्यों भाई कि आप कोई आंसर नहीं दे पा रहे? देखो पता दिक्कत इसमें भी है, आप चुपचाप बैठे रहोगे ना, आपकी ग्रोथ कभी नहीं होने वाली। आईटी में जो चुपचाप रहता है ना, सबसे ज्यादा तबीयत से खराब उसकी होती है जिंदगी। ये कुछ बोल नहीं सकता कि रिकॉर्डिंग है। हाँ भाई, हाँ,
जो चंट चालाक होता है ना, उसको काम भी कम मिलता है और सैलरी भी तगड़ा बढ़ती है। अभी बोलता नहीं फिर काम जा रहा है। ये तो कर ही लेगा, ये बोला जाता है। हाँ भाई, मुझसे कोई फालतू नहीं बोल पाता तो पता है, मैं मुंह पे बोल देता था, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो। ठीक है, इसलिए अगला बंदे को पता रहता था कि इसके पास हमेशा जवाब रहता है। और जो मेरे साथ चुपचाप बैठे रहते थे ना, उसको मस्त तरीके से सुनाते थे। सुनते तो हम भी थे, ऐसा नहीं कि हमने नहीं सुना, सुना तो हमने भी है बहुत। लेकिन अगर आप चुपचाप रहोगे और आप कुछ मान लो कल को आपसे बोला गया फीडबैक दो, तो क्या दोगे फीडबैक? अब फीडबैक सोच समझ के देना। कभी बार खड़ा कर देते ना, भाई चलो भाई तुम बताओ अपने टीएल के बारे में, टीएल कैसा है। सीईओ तो बोल के चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ बोले तो बता दियो, तुमने बोल दिया फॉर्म फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद टीएल भाई बड़े इज्जत से तुमसे पूछेगा फिर बाद में। तो भाई सिंपल सी बात है, चुप मत रहा करो। जो चुप रहता है उसके साथ दिक्कतें बहुत हैं। ऐसे तो तुम फिर एचआर राउंड में भी चुप रहोगे। ऐसे तो फिर तुम भाई जब वो कोई इंटरव्यू तुमसे पूछेगा तब भी चुप रहोगे। जो भी आता है, जितना तुम्हें आता है वो बता दो, नहीं तो भाई दिक्कतें तो होंगी। चुप रहने से कोई आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई थोड़ा ना जानता तुम्हारे मन के अंदर क्या चल रहा है। कि एआई फिट कर दिया, चिप लगा दिया हो कि हाँ भाई तुम्हारे मन के अंदर जो चल रहा है वो चल जाएगा। तो भाई पढ़ाई पे ध्यान दो। पढ़ाई, देखो आईटी में एक सिंपल सी बात है, आईटी का सिंपल रूल है, लर्न बाय डूइंग। जब तक ठोकर नहीं पड़ेगी तब तो सीखोगे नहीं। और ठोकर कैसे पड़ेगी? ट्राई कर लेना, बस आपका जीएस खत्म होने वाला है, जॉब पे ले जाओ, बैठो जाके देखो, तब पता चलेगा आपको कि क्या होता है, क्या पढ़ाई होती है एक्चुअल में, क्या चाहिए हमें। तो इसीलिए भाई थोड़ा बहुत अपने ऊपर काम करो, और जितने वेज में आपको बता रहा हूँ उतने वेज को पढ़ो। अभी तुम्हारा टाइम है पढ़ने का, और अभी मजे लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हमारे पास जनरली बहुत सारे वेज होते हैं। पहला होता है फॉर इन लूप, उसकी मदद से मैं कॉपी कर सकता हूँ। दूसरा आपके पास होता है ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। तीसरा होता है स्ट्रक्चर क्लोन। फोर्थ होता है आपका स्प्रेड ऑपरेटर, रेस्ट ऑपरेटर। और फिफ्थ वन है स्प्रेड ऑपरेटर। तो इतने तरीकों से आप कॉपी कर सकते हो। और ये मैंने बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था, नहीं तो फिर मैं एक उसको तो एक ही लेक्चर खत्म कर देता खत्म। सबसे ज्यादा टाइम मुझे लगता है फंडामेंटल डॉट जीएस में, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट में, ये पूरी फाइल में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। और उसके बाद लगता है आप मेरा एरे में, जो एडवांस डे टाइप होता है, ये डे टाइप। इनमें कम से कम नहीं तो एक डेढ़ एक 100 महीने लग जाता है। उसके बाद तो तुम्हारा सिलेबस ऐसा खिंचता है तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा, और तुम उसी चीज को सही से नहीं पढ़ रहे हो। मर्जिंग नहीं करते बाबा, मर्जिंग नहीं होता। ऑब्जेक्ट डॉट असाइन में ओनली क्लोन करके कर दोगे, कॉपी नहीं करते हम, मर्ज के थ्रू कॉपी नहीं करते। इसीलिए कह रहा हूँ पढ़ लो, सीख लो, नहीं तो दिक्कतें आपको बाद में होंगी। अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, स्प्रेड करना है, स्प्रेड यूज करना ऑब्जेक्ट में, तो ऐसे मत यूज करना। एरे में तो दिख गया था ना, यहाँ एरर आ जाएगा। क्यों भाई, इसको होल्ड करने के लिए कुछ नहीं है, वहां तो आउटपुट की बात कर रहा है ना, ये की वैल्यू पे पेयर ट्रांसफर करेगा। तो इसको आप ऐसे लिखो, और इसके आगे लगा दो आप करली ब्रेसेस। अब आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा। तो अब मैं इसको देखूं, तो यहाँ पे ऐसे लिख लो, लेट ऑब्जेक्ट टू इक्वल टू में ऑब्जेक्ट। अब मैंने इसको लॉक किया, आपका ऑब्जेक्ट टू, आउटपुट में क्या गया, फर्स्ट नेम कॉलन जॉन। ठीक है भाई।
अगर फ्यूचर में आपको लगता है कि मुझे साथ में कुछ और भी इसके करने के बाद बाद में कुछ और भी, जैसे एज हो गया 10, वो ऐड करनी थी तो वो ऐड कर सकते हो। यहाँ पे की और वैल्यू जाएगा, वहां पे आपका डायरेक्ट वैल्यू जा रहा था। फर्क इतना है बस। इसका यूज रिडक्स में बहुत होता है। अगर आप रिएक्ट में स्टेट मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, ठीक है भाई, तो वहां पे यूज होता है, हद से ज्यादा। क्लियर? तो सबसे ज्यादा यूज होता ही है कॉपी करने के लिए। तो ये आपके पास था ऑब्जेक्ट में स्प्रेड ऑपरेटर, लिख लीजिएगा। डन भाई। तो ये आपका स्प्रेड ऑपरेटर था, इसकी मदद से आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है। इसको बहुत यूज किया जाता है, हद से ज्यादा हम इसको यूज करना पसंद करते हैं, बिकॉज ये आपका एक ही लाइन में काम कर देता है। सबसे बड़ा फायदा ये है। बाकियों के लिए हो सकता है आपको एक से ज्यादा लाइन यूज करना पड़े, स्ट्रक्चर क्लोन में भी एक ही में हो जाता है काम। ठीक है। क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? पूछते ही गायब हो गया बंदा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। तो ये था आपके पास आपका स्प्रेड ऑपरेटर। चलो जी, नेक्स्ट आपका वेरिएबल स्कोप, इसमें लिखिए नेस्टेड फंक्शन एंड लेक्सिकल एनवायरनमेंट। आज क्लास तो नहीं है ना भाई, डॉट नेट की? ठीक है। डन भाई, स्टार्ट करें? चलो जी। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सिंपल सा एक फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन लिखा टेस्टिंग, और एक और फंक्शन बनाया टेस्ट। ठीक है भाई। और इस टेस्ट को मैंने कॉल कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे हम लॉक करते हैं आपका टेस्ट, और इसके बाद लॉक करते हैं हम आपका टेस्टिंग, और टेस्टिंग को मैं कॉल कर लेता हूँ। आउटपुट में क्या क्या आएगा भाई? टेस्ट और टेस्टिंग दोनों आउटपुट आएगा। क्लियर है? ठीक है भाई, परफेक्ट आएगा दोनों ही। अब ये अगर आप देखोगे, ये जो फंक्शन है आपका, ये मेन फंक्शन हो गया आपका। इसके अंदर आपने किसी दूसरे फंक्शन को डिक्लेयर और डिफाइन किया है, तो इसको कहते हैं नेस्टेड फंक्शन। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? अब हम एक काम करते हैं, मैं इसको हटा देता हूं। मैंने यहां पे लिखा ए, और यहां पे लिखा लेट ए इक्वल टू में 10।
अब आउटपुट क्या आएगा? क्या आएगा आउटपुट भाई? 10 आएगा? पक्का कि अनडिफाइंड? 10 आएगा, परफेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास कि हाँ ये वर्क कर रहा है। लेकिन ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है, ये तो इंपॉर्टेंट है भाई। ये वर्क कैसे करता है उसको समझना है। तो जब कभी भी आप कोई भी कोड लिखते हो और कोई भी वेरिएबल आप किसी के अंदर लिख रहे हो, तो सबसे पहले क्या होता है, जहां पे वो वेरिएबल यूज हुआ है उसके ब्लॉक में, अगर फंक्शन है तो उसके ब्लॉक में और उसके पैरामीटर में उसको ढूंढा जाएगा। ठीक है, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर वो चाइल्ड टू पेरेंट की तरफ भागेगा, चेक करने के लिए कि पेरेंट पे कहीं वो है तो नहीं। जैसे यहां मिल गया इसे, तो यहां का आउटपुट इसने 10 दिखा दिया। बट मान लो कि ये यहां ना होता तो फिर वो यहां से इसके पेरेंट में जाता। ठीक है, जब तक ये इसके लास्ट पॉइंट तक नहीं जाता तब तक ये सर्च करता रहेगा कि ए नाम का वेरिएबल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। जिस भी पोजीशन पे वो मिला उसका आउटपुट प्रिंट कर देगा। बट जिस भी, अगर कोई भी ऐसा पोजीशन जहां पे ना मिला हो तो फिर ये रिटर्न कर देगा ए इज नॉट डिफाइंड। अभी 10 आ रहा है, इसे मैं क्लोज कर देता हूं। ठीक है भाई, क्लियर? क्लियर है ना भाई? और इस एनवायरमेंट को, जो ये क्या कर रहा है, चाइल्ड टू पेरेंट जा रहा है, चाइल्ड टू पेरेंट जा रहा है, चाइल्ड टू पेरेंट जा रहा है, इसको कहते हैं लेक्सिकल एनवायरमेंट और इसको कहते हैं लेक्सिकल स्कोप। चाहे कोई भी लोकल वेरिएबल हो, चाहे कोई भी आपका ग्लोबल वेरिएबल हो, इसी के थ्रू ही चेक किया जाता है। ठीक है भाई, क्लियर है? तो मेन आपका यही है, करता धरता। क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर? लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्या होता है और नेस्टेड फंक्शन क्या होता है? क्लियर है ना? इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना। बस ये लिख लो, लेक्सिकल एनवायरनमेंट जो होता है वो चाइल्ड टू पेरेंट वर्क करता है। ठीक है भाई, क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर है भाई? आगे बढ़े। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पे दोबारा से वैर को देखते हैं। इस पूरे को लिख लीजिए।
डन। स्टार्ट करें भाई, ऑनलाइन में स्टार्ट करें। अब हम बात करते हैं वैर को लेके। हमने वैर को पढ़ा था, सबसे पहले वही पढ़ा था, वैर। तो वैर में हमने चार बातें लिखी थी। पहला क्या था? वैर हैज नो ब्लॉक स्कोप एक्सेप्ट फंक्शनल स्कोप। ठीक है। पहले ब्लॉक स्कोप क्या होता है, ये ब्लॉक क्या होता है? देखो, आप लिखते हो इफ, इसका ब्लॉक, ये इसका क्या है, बाउंड्री है, इसको ब्लॉक कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन स्कोप की। तो मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया और यहां पे टेस्ट लिखा। ठीक है भाई। और यहां पे एक वैर बनाया और वैर में लिख दिया फर्स्ट नेम इक्वल टू में टेस्टिंग। ठीक है। अब मैं इसको लॉक करता हूं, आपका फर्स्ट नेम। आउटपुट आएगा फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड। एक्चुअली में अभी जो वैर आपके पास ये दिख रहा है, ये इसी ब्लॉक के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो, इसके बाहर इसकी डेफिनेशन नहीं है अवेलेबल। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? ऑनलाइन में यहां तक क्लियर है? तो वैर के पास अपना एक ब्लॉक स्कोप होता है, बस किसके केस में? फंक्शन के केस में। उसके अलावा अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखता, इफ और वन, अब आउटपुट देखो भाई। इफ का ब्लॉक तो ये है ना, इसके अंदर मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर और डिफाइन किया है, मैं बाहर यूज कर पा रहा हूं इसे। मैं इसकी जगह अगर लेट लिख दूं तो इसका मतलब क्या हुआ? आप इसको इसकी बाउंड्री के बाहर यूज नहीं कर सकते। ठीक है। फंक्शन स्कोप के अलावा किसी भी ब्लॉक के अंदर वैर को डिक्लेयर कर दो, वो अल्टीमेटली ग्लोबल वेरिएबल है। वो अल्टीमेटली क्या है? ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है। मैं यहां पे वैर लिख रहा हूं और इसके ऊपर सेम चीज मैं वैर लिख देता हूं, और यहां पे मैंने लिखा था दीपक। आउटपुट क्या आएगा? टेस्टिंग। क्यों आएगा? क्योंकि ये वेरिएबल क्या कर रहा है, एज अ ग्लोबल ट्रीट कर रहा है। तो इसको पहले से ही मेमोरी एलोकेट हो गई थी, तो इसने पहली वाली वैल्यू को ओवरराइट कर दिया टेस्टिंग से। ठीक है भाई। ये आपका कर पा रहा है कौन? आपका नॉर्मल जेएस, वैर की मदद से। बट अगर मैं इसकी जगह पे लेट लिख दूं, पहली बात, सबसे पहला क्वेश्चन, वैर में तो रीडिक्लेरेशन पॉसिबल, लेट में तो रीडिक्लेरेशन पॉसिबल नहीं था, राइट? यहाँ तो एरर आना चाहिए, है ना? और हमने एक और चीज देखी थी, वेर लेट हैज और लेटर कॉन्स, से दोनों केस में चलेगा। लेटर कॉन्स के पास अपना एक ब्लॉक स्कोप होता है, मतलब आप किसी भी ब्लॉक के अंदर सेम नाम से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, अलग अलग ब्लॉक में। एक ब्लॉक के अंदर एक ही नाम से वेरिएबल डिक्लेयर होना चाहिए लेटर कॉन्स का। अब यहाँ पे ये बेस्ट है, सुटेबल है, क्योंकि भाई ये आपका एक ग्लोबल एनवायरनमेंट, ग्लोबल है और ये इसका लोकल है। ठीक है। तो आप इस नाम से यहां पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है भाई। इसको क्या इसीलिए कहा जाता है लेट और कॉन्स को ब्लॉक्स को। मैं इसके अंदर सेम नाम से नहीं लिख सकता, बट आप सेम नाम से यहां पे अलग, ये अलग स्कोप है इसका, ये अलग स्कोप है इसका। लेकिन अगर मैं इसको वैर लिख देता हूं, तो यहां पे वैर का कोई स्कोप नहीं है और ये अभी ग्लोबल वेरिएबल ट्रीट कर रहा है। ठीक है भाई। इसीलिए कहा जाता है वैर हैज नो ब्लॉक स्कोप, फंक्शन स्कोप को छोड़ के, फंक्शन के अंदर छोड़ के बाकी कहीं पर भी लिखो, वैर ऑटोमेटिकली वर्क कर जाएगा। एक ही इंस्टांस रहेगा, एक ही मेमोरी एलोकेट होगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी और आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर है? तो वेर हैज नो ब्लॉक स्कोप वो बता दिया। वेर टोलरेट डी डिक्लेरेशन, तो भाई री डिक्लेरेशन को टोलरेट तो करता ही है, क्योंकि उसको बार बार सेम चीज आप कर सकते हो।
सेम नाम को बना सकते हो, चाहे कितनी बार भी बनाना हो आपको। यहाँ तो एरर नहीं आएगा, लेकिन लेट के केस में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर है भाई? हमने एक चीज पढ़ी थी, याद हो तो, लेट लिखा था एरे इक्वल टू में स्क्वायर ब्रैकेट, है ना भाई? और मैंने यहाँ पे फॉर लूप चलाया, फॉर ऑफ चलाया था। यहाँ पे मैंने लिख दी वैल्यू, ठीक है भाई, और यहाँ लिख दिया एरे, और मैं यहाँ पे लॉक करता हूँ वैल्यू को। लॉक किया वैल्यू, आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। 10 20 30 40 50 परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पे कॉन्स्ट लिखा हुआ है ना, एरर आना चाहिए था, है ना? एरर आना चाहिए था। सिंपल सी बात है, सिंपल है, ऐसा नहीं है। अभी हमने क्या पढ़ा, अलग अलग ब्लॉक में सेम नाम से वेरिएबल दे सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी लेंथ थी ना, कितनी लेंथ थी? 5। 5 बार लूप चला, तो 5 बार इसका वैर रिक्रिएट हुआ था अलग अलग ब्लॉक के लिए, इसीलिए यहाँ पे एरर नहीं आया। ठीक है भाई? अब मैं इस वैल्यू को बाहर एक्सेस कर सकता हूँ, एरर आ जाएगा। बट इसकी जगह लिख देता हूँ वैर, आ गया, लास्ट वैल्यू आ गई। ठीक है भाई? तो ये है आपके पास क्या, लेट कॉन्स्ट, इसको लेट लिख लो, लेट कांस्टेंट वैर। वही सर फॉरेन में सब इशू आ रहा था, आपसे मैंने रिपोर्ट दिलाया था, फॉरेन में मैंने कॉन्स्ट यूज कर दिया था तो इशू आ रहा था। इसको फॉरिन बना दूं, कॉन्स्ट बनाओ। इसको भी तो अलग अलग मेमोरी मिलेगी। तुमने कुछ और किया था, याद नहीं हो, लेकिन तुमने कुछ और गलती करी थी। ठीक है भाई? क्लियर है? तो यहाँ पर उसको 5 बार अलग मेमोरी, अलग अलग ब्लॉक असाइन हो रहा है, दैट्स वाई आपका ये चल रहा है। ठीक है? क्लियर है? क्योंकि इनडायरेक्टली पता है क्या चल रहा है, नॉर्मल लूप चल रहा है। आप चाहो तो अपना भी फॉर लूप बना सकते हो। ठीक है, अपना भी फॉर इन फॉर ऑफ बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ट्राई कर लो, बन जाएगा। ठीक है? क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? तो ये था आपके पास क्या, जो ब्लॉक स्कोप था आपके पास, और नो नो ब्लॉक स्कोप उसकी बात थी, जो मैंने वहां पे लिखवाया था आपको। एक्चुअली में ये समझ में आया होगा अब। ठीक है? क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? वैर को आप फंक्शन के जगह, फंक्शन को छोड़ के किसी भी ब्लॉक के अंदर लिखो, वो हमेशा ग्लोबल ट्रीट करेगा। जबकि अगर आप कोई भी लेटर कौन से कोई भी वेरिएबल बनाते हो, तो जिस ब्लॉक के अंदर उसको बना रहे हो, आप उसी के अंदर उसको यूज कर सकते हो, उसके बाहर आप उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है? क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? अब लास्ट टॉपिक, मेरे पास एक सिचुएशन है। सिचुएशन क्या है? मैंने लिखा लेट, आपके पास एक टेस्टिंग फंक्शन ले लेते हैं, और मैंने यहाँ पे एनॉनमस फंक्शन बनाया और लॉक कर दिया टेस्टिंग। ठीक है भाई? क्लियर है? अब मैं इस टेस्टिंग को कॉल करता हूँ, आउटपुट देखोगे, आउटपुट क्या आ रहा है, टेस्टिंग आ रहा है। अगर आप इसको देखो, तो इसमें पहला केस क्या है, टेस्टिंग मेमोरी एलोकेट करके बैठा हुआ है। मैं चाहता हूं इसका एक काम है, वन टाइम ही यूज है मेरा, सिनेरियो है, उसके बाद इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। एक बार ये कॉल हो जाए, उसके बाद इसको डिस्ट्रॉय कर दो, हटा दो। उस केस में आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इमीडिएट इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन, इफी। ठीक है? इसको इसको मैंने कॉपी किया और यहां जाके इसको मैंने पेस्ट किया।
इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये जो आपके पास है, ये आपका क्या है, इसमें आप पास करोगे एक एनोनिमस फंक्शन एज अ कॉल, एज अ आर्ग्यूमेंट, ठीक है भाई। ये आपका कॉल करने में मदद करेगा इसको, ये समझ जाओ। ये आपका एक फंक्शन है और ये उसको कॉल कर रहे हो, ठीक है। जैसे ये लोड होगा वैसे ये फंक्शन चल जाएगा, और चलने के बाद इसका काम खत्म। तो अब आपको यहाँ पे वेरिएबल में असाइन करने की जरूरत नहीं है। वेरिएबल असाइन करोगे तो लॉन्ग टाइम तक रहेगा वो आपके पास। इससे क्या है, आपका जैसे ही आपका काम खत्म इसका, इसका डिस्ट्रॉय क्लियर हो जाएगा, रिसोर्स खाली हो जाएगा आपका। अगर आपको ऐसा कुछ काम करना है कि वन टाइम उस फंक्शन को चलाना है, और उसको जैसी लोड हो, जैसे आपका प्रोग्राम लोड हो, एग्जीक्यूट हो जाए, उस केस में आप यूज करोगे इफी। इफी का फुल फॉर्म क्या है, इमीडिएट इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। क्लियर भाई, ऑनलाइन में क्लियर, ऑनलाइन में क्लियर भाई। ठीक है, तो ये था आपके पास इमीडिएट इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। कभी कभार इंटरव्यू में पूछा जाता है इफी क्या होता है, ठीक है, तो उसमें आप इसको बता सकते हो। अगर आप पे इंटरव्यू बोला कि भाई वैर लेट एंड कौन से डिफरेंशिएट करो, आपने बोला वैर के पास ब्लॉक स्कोप नहीं होता, फंक्शन स्कोप होता है। आपने बोला कॉन्स्ट और लेट में फंक्शन ब्लॉक स्कोप होता है, तो फिर वो एक्सप्लेन करने के लिए पूछ सकता है। हाउ और कैसे, वो मैंने आपको ऊपर बता दिया, ठीक है भाई, क्लियर है भाई। अगर आप लिटरली अगर अच्छे पैसों के लिए जा रहे हो, ठीक है, जैसा भी एक स्टूडेंट थी, वैष्णवी नाम है उसका, वो बता रही थी कि वो गई थी, बहुत क्वेश्चन पूछा था उससे, हद से ज्यादा क्वेश्चन पूछा था। वो तो शाम को 7 बजे निकल गई, लेकिन उसके साथ के इतने इंटरव्यू थे, सबके रात को 10 बजे तक चला था, और रात को 10 बजे ऑफिस से निकले थे बोला वहां से। और जो रात को 10 बजे निकला ना, उन्हीं का सिलेक्शन हुआ, बाकी तो चले गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो, और अच्छा पैसा भी दे रहे थे, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा, 4.5 लाख का पैकेज दे रहे थे स्टार्टिंग में। 4.5 लाख बहुत बड़ी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अच्छे जगह जा रहे हो, अच्छे पोजीशन के लिए जा रहे हो, अच्छे पैसे के लिए जा रहे हो, तो भाई वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और भर भर के क्वेश्चन पूछेगा। क्योंकि वो चाहेगा कि जो भी मेरा कैंडिडेट, जो भी मेरा यहाँ पे एम्प्लॉय है, और साथ में जो बैठेगा तुम्हारे साथ, तुम भाई उसके साथ खड़े हो पाओगे नहीं हो पाओगे। कंपनी का मेन मोटिव ये होता है, क्योंकि हो सकता है कल को फ्यूचर में उसको निकाल के तुम्हें आगे बढ़ा दें। उनका तो मेन मोटिव ये रहता है। इसीलिए जेएस जितना आप पढ़ोगे, जेएस जितना आप लिटरली पढ़ोगे ढंग से, उतना आपका फायदा रहेगा। अगर आप नोड जेएस तक रह रहे हो, रिएक्ट है आपका, नोड जेएस है, एंगुलर है, व्यू जेएस है, तो अगर जेएस आपको रटी पड़ी है, जेएस आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो वहां दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको जेएस नहीं आता, डायरेक्ट मूव ऑन कर रहे हो रिएक्ट में, एंगुलर में, व्यू में, तो आपको हमेशा दिक्कतें आएंगी। इवन दो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ही ना हो पाए, ऐसा भी हो जाए। इसीलिए भाई जेएस को जितना हो सकता है उतने अच्छे तरीके से पढ़े, ठीक है भाई, क्लियर, ऑनलाइन में क्लियर भाई। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए 3 टॉपिक, 3 से 4 टॉपिक रहेगा। एक आपका क्लोजर रहेगा,
एक आपका इंटरवल्स रहेगा, एक आपका डेकोरेटर रहेगा, एक आपका मॉड्यूल। ठीक है भाई। आपका वनीला जावास्क्रिप्ट खत्म। फिर उसके बाद आपका डॉम चलेगा। ठीक है, क्लियर भाई। और मेक श्योर भाई सब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अपने डाउट्स जेएस चलते चलते खत्म कर लीजिएगा, अदरवाइज फिर आगे दिक्कत आएगी। ओके, ऑनलाइन में क्लियर भाई। वो फंक्शन होता है फंक्शन जिसको होता है इसका बेसिकली लाइक जो आपने इसको इस फंक्शन के बारे में कॉल किया फिर से जब आपने लेयर को हटा दे रहे थे सॉरी लेयर को हटा दे रहे थे